हेलो स्टूडेंट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पार्ट फर्स्ट में आपको हमें बताया था कि किस तरह फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किया और उसके बारे में बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किस प्रकार से होती है। अब फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करके इसके संबंध में दो नियम दिए थे, जिन्हें हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। ये नियम जो है हमारे ये कहलाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहलाते हैं। इन्हें बोलते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। तो फैराडे ने क्या करा, चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किया और अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि दो नियम दिए अपने। पहला जो इनका नियम होता है ये होता है कि जब कुंडली या चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है भाई है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? प्रेरित, और उसके कारण से फिर धारा बहती है। क्योंकि जब सेल में, बैटरी वाले चैप्टर में तो पढ़ाया हमने कि जब सेल में विद्युत वाहक बल होगा तभी धारा भी होगी। विद्युत वाहक बल यानी कि विभवांतर नहीं होगा तो धारा भी नहीं होगी। तो फैराडे ने ये कहा कि जब किसी कुंडली से बद्ध, बद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को यहाँ छोटा ही लिखते हैं, विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर जो हम लिखते हैं उसे लिखेंगे डी फाई बटे में डी टी, और चूंकि मैंने बोला है ऋणात्मक दर तो ये वैल्यू होगी माइनस में, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी ई बराबर माइनस के डी फाई बटे में डी टी। फाई बी बटे डी टी का मतलब होगा फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो उन्होंने प्रयोग करा और बताया पहले प्रयोग में कि जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये और चलता है कि यदि कुंडली में फेरे हो, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, अगर मान लो इसमें के फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो तब हमेशा तुम्हें एन से गुना कराना है। तो फॉर्मूला आएगा कैपिटल एन डी फाई बटे में डी टी। ये वास्तविक फॉर्मूला होता है इसका। दूसरा जो नियम होता है द्वितीय नियम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में, इसमें इन्होंने बताया था कि जब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या मान लो प्रेरित धारा बहती है, तो जो हमारा ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है या जो हमारी प्रेरित धारा है वो सदैव फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत, यानी कि वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है। प्रेरित धारा जो होती है वो हमेशा विरोध करती है उस कारण का जिससे उत्पन्न हुई है। जैसे मान लो कुंडली घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में, तो कुंडली घूमने की स्पीड बढ़ती जा रही है तो स्पीड बढ़ने का विरोध करेगी। जितनी स्पीड बढ़ेगी धारा भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी जो दिशा होगी फ्लक्स परिवर्तन की या प्रेरित विद्युत वाहक बल की या प्रेरित धारा की जो भी दिशा होगी वो हमेशा उस कारण का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न हो रही है। यानी कि बढ़ेगी तो बढ़ने का विरोध करेगी और अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर घटेगी तो घटने का विरोध करेगी। दोनों ही कंडीशन में विपरीत होगी। ठीक है भाई। अब इसके लिए फ्लक्स परिवर्तन के हिसाब से इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। जो हमारा द्वितीय नियम होता है इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। आपसे लेंज का नियम अगर एग्जाम में आ जाता है तो दूसरा नियम लिख देना, वही आपका लेंज का नियम होता है।
एक सवाल बोर्ड एग्जाम पूछा गया था, लेंज के नियम की व्याख्या। आपको लेंज के नियम की व्याख्या करनी है, यानी कि विरोध कैसे करता है। तो सुनिए, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं घुमाते हुए, तो कुंडली का जो तल होता है ध्रुव के साइड वाला, वह एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात इसके ऊपर प्रतिकर्षित करता है, यानी कि पास आने का विरोध करता है। इसी प्रकार जब एस ध्रुव को पास लाते हैं तो यो तल एस ध्रुव बन जाता है, यानी कि एस ध्रुव के पास आने का विरोध करता है। या अगर हमेशा दूर ले आते हैं ध्रुव को, तब यो एस ध्रुव बन जाता है, यो एन ध्रुव है, यो बन गया अपना आप ही एस ध्रुव, तो ये दूर जाने का विरोध करता है। अर्थात जब उनके बीच सापेक्ष गति होती है तो उस सापेक्ष गति का हमेशा विरोध होता है, और जो भी विरोध होता है उस विरोधी बल के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। जो भी आपने कार्य किया वो कार्य ही ऊर्जा होती है, तो वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में कुंडली में संचित हो जाता है, स्थितिज वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही लेंज के नियम की व्याख्या होती है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एक सिंपल सा टॉपिक होता है जिसके ऊपर शायद न्यूमेरिकल में कहीं मिल जाए आपको, कि एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मान निकालना है, केवल विद्युत वाहक बल, फिर इसके कारण जो प्रेरित धारा बहती है वो प्रेरित धारा, और फिर इसके कारण जो धारा है तो आवेश जरूर होगा, तो प्रेरित आवेश, उसकी गणना करनी है आपको, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सुनिए, सबसे पहले हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालता हूँ। तो चूंकि आपको पता है कि फैराडे ने विद्युत वाहक बल के संबंध में नियम ये दिया था, E बराबर माइनस के एन इंटू में डी फाई बटे में डी टी। इसलिए आप इसका परिमाण निकाल लेंगे विद्युत वाहक बल का, तो परिमाण में चिन्ह नहीं लेते हैं, बस केवल मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी फाई बटे डी टी। पहला आंसर आ गया। दूसरा, आपको प्रेरित धारा निकालनी है, तो दूसरे के लिए हमने मान लिया कि माना जो आपकी कुंडली है उस कुंडली का प्रतिरोध मान लो कैपिटल आर है भाई, प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो तब आप मुझे बताइए कि फॉर्मूला धारा का क्या होता है। धारा ओम के नियम के हिसाब से धारा आई बराबर वी बटे आर होता है। आई की जगह विद्युत वाहक बल ले लेंगे और आर का मान आर, विद्युत वाहक बल का मान रख दीजिए एन इंटू में डी फाई बटे में डी टी और बटे में आर। इस तरह से प्रेरित धारा की वैल्यू आ जाएगी एन बटे में आर और डी फाई और बटे में डी टी। ये होता है प्रेरित धारा का फॉर्मूला। इसी तरह आपको तीसरी वैल्यू निकालनी है और वह है प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश निकाल लेंगे। प्रेरित आवेश निकालने के लिए धारा का फॉर्मूला लगा देंगे, आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे में टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रेरित समय, चूंकि हमने डी टी ले रखा है तो समय को डी टी ले लेंगे, तो आवेश का फॉर्मूला आई गुना डी टी हो जाएगा, आई और गुना में डी टी। आई का मान ऊपर से रख दीजिए, आई का जो मान है वो आपकी वैल्यू है एन बटे आर, डी फाई और बटे में डी टी और इंटू में डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा, तो इस तरह से फॉर्मूला बचेगा एन बटे में आर और इंटू में डी फाई। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, तो शायद एग्जाम में कहीं पूछी जाए कि जो प्रेरित आवेश का मान है वो समय पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात कुंडली तेज घूमे या हल्की घूमे, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कितनी तेजी से कितनी हल्के से घूम रहा है। ये बात ध्यान रखने की है।